उसने इस पे रिसर्च शुरू करी। अब उसने एक बात सोचा कि यार एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते जाएंगे, चीजें सॉल्व होती जाएंगी, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ एक्स होगा, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू कराने से पहले मैं आप लोगों को इसकी ज़रूरत, इसकी नीड मैथ्स की दुनिया में कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे शुरू हुई, इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि ये चैप्टर स्टार्ट कैसे हुआ, बना क्यों है, रियल लाइफ में क्या यूज़ है। बच्चों, आज की डेट में हर जो भी रईस लोग हैं, इन लोगों के पास एसेट्स हैं। कैसे कैसे एसेट्स हैं? किसी पे गाड़ी है, किसी पे बैंक बैलेंस है, किसी पे गोल्ड है, किसी पे बिटकॉइन है। पुराने ज़माने में एसेट्स ये सब नहीं होते थे। क्या होते थे? पुराने ज़माने पे लोगों के पास ज़मीनें होती थी। अब ज़मीनें या फिर घोड़े हो गए, भैंस बकरी हो गई, ये सारी चीज़ें एसेट्स होती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे ज़मीनें, कितने एरिया का ज़मीन मेरा, कितने एरिया का ज़मीन तेरा, भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाती थी, ये मेरा ये तेरा। किसी को बेचा तो कितना रुपए एग्जैक्ट लेना है, उसमें बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता था। समझ रहे हो? तो उस टाइम पे रईस लोग का मतलब इस पे इतनी ज़मीन है, इन शॉर्ट यही बात होती थी। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन सिर्फ स्क्वायर शेप की हो, या सिर्फ रेक्टेंगल शेप की हो, या सिर्फ ट्राइंगल शेप की। ऑल्दो इसमें तुम लोगों ने कभी किसी को खरीदते देखा नहीं होगा, बट कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है कि ऐसी ज़मीन किसी को खेत में टूटी कटी हुई मिल गई, अब वो उस पर अनाज उगा रहा है, अब उसको वो बेचना है, तो वो रेट ले तो ले कैसे? समझ रहे हो कि सर वो रेक्टेंगल का रेट ले और ट्राइंगल का रेट ले, लेकिन ट्राइंगल तो इतना होता है। समझ पा रहे होगे सर, इसका रेट उसे ज़्यादा मिल जाएगा तो बायर इसका रेट ज़्यादा देगा अगर रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल करेंगे तो। आई होप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा शुरू से विवाद रहा है एरिया का। ठीक, अब थोड़ा सा और तुम्हें इसमें अंदर डिटेल में घुसाते हैं। अब मान लो उस टाइम पे हल्का फुल्का कैसे हो जाता था। मान लो ये है, ठीक है, और इस तरीके की ज़मीन कटी हुई है। डन। अब कई लोग बोलते हैं क्या कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ से तो बोल देंगे ये एक रेक्टेंगल है, और यहाँ से बोल देंगे कि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब रेक्टेंगल और इस ट्रायंगल का एरिया जब मिला दे रहे थे तो सेलर को बहुत फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि इतनी ज़मीन है भी नहीं उसकी, ये वाली ज़मीन भी कवर हो जा रही है, इसके भी उसे पैसे मिल जा रहे हैं और बायर को देने पड़ रहे हैं, तो वहाँ नुकसान था। तो एक्यूरेसी लाने के लिए कई, वो पुराने ज़माने में होते थे ना हकीम बाबा, उन लोगों को भाई हर चीज़ का इलाज है उनके पास। वो क्या करते थे, वो ये लाइन यहाँ कॉर्नर से कॉर्नर ज्वाइन नहीं करते, वो पता क्या करते थे, वो लोग एक लाइन यहाँ से मारते थे, कुछ कुछ ऐसे लाइन मार देते थे। ठीक है, वो बोलते थे कि यार ये ज़मीन एक्स्ट्रा आ गई तो ये इतनी चली भी गई। देख पा रहे होगे, समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से वो काम करते थे कि ये रेक्टेंगल भी हो गया, ये भी हो गया, मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते थे। अब बोलते थे ये जितनी एक्स्ट्रा आई है लमसम उतनी चली गई, और मतलब इतना एक्स्ट्रा गिना तो इतना एक्स्ट्रा हटानी भी पड़ेगी काइंड ऑफ। तो कहने की बात, मोटा मोटी हिसाब किताब वो जुगाड़ ही लगा रहे थे। जो अभी तक मैंने तुम लोगों को बातें समझाई, इसका मतलब एक ही है कि मसला एरिया का बहुत ज़्यादा था। पहले एरिया का मसला छोटा नहीं था, इसके ऊपर बड़ी मैथमेटिक्स की नीड शुरू से रही है, और जिसको निकालने का बहुत लोगों ने प्रयास किया है। जिसमें से एक अननोन मैथमेटिशियन था, एक स्ट्रगलर मैथमेटिशियन, जिसने एक बहुत इंटरेस्टिंग काम किया, जो मैं आप लोगों को आज इस क्लास में बताना चाहता हूँ। चलो, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि एरिया ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन, और बेसिकली पर्टिकुलरली ऐसे रीजन का जिसमें कर्व आता हो, कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व इज एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बहुत पहले से। तो इसके ऊपर एक मैथमेटिशियन ने काम करा। क्या काम करा? उसने एक कोशिश करी कि e की पावर
एक्स का जो ग्राफ है, ई की पावर एक्स का जो ग्राफ है, उसका एरिया अंडर द कर्व निकालने की कोशिश करी। कई लोगों को ई की पावर एक्स का ग्राफ नहीं पता होगा, नहीं पता होगा तो पुराना थोड़ा सा रिवाइज करिए। रिलेशन एंड फंक्शन में इसका ग्राफ कभी पढ़ा होगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कई लोग बोलेंगे सर ई क्या होता है, डूब मरो जाके तुम लोग। ई एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2.7181 एंड समथिंग समथिंग चलती रहती है, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर है। अब ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा और वो क्या कर रहा था, वो 0x यहां से यहां और यहां, ठीक है, इसके बीच का एरिया निकालने की कोशिश कर रहा था। ये यहां और यहां कितना है, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 के बीच में और e की पावर x के ग्राफ के नीचे और x एक्सिस के ऊपर ये एरिया चार लोगों ने बाउंड करके रखा है। एक x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, एक x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, और एक e की पावर x का ग्राफ और एक x एक्सिस। चार लोगों ने इस एरिया को बाउंड किया है। जो एरिया बाउंड नहीं है वो एरिया कैलकुलेट कैसे होगी, समझ गए होगे। अब हुआ क्या, एक बात बताओ, आप लोगों ने फिजिक्स में कहीं ना कहीं इस बात को पढ़ा होगा कि सर अगर हमें किसी कर्व का एरिया निकालना है, ऐसा कर्व हो, तो हम क्या करते हैं, हम इसको छोटे छोटे ट्रायंगल में काट लेंगे, छोटे छोटे रेक्टेंगल में तोड़ लेंगे, सच दैट उसका इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया करते करते पूरे का एरिया हम जोड़ देंगे और सर निकल आएगा सबका एरिया। लेकिन अगर मैं इसको जूम करूं तो रेक्टेंगल ऐसा, रेक्टेंगल जूम कर रहा हूं मैं, एक स्ट्रिप को जूम करूं तो रेक्टेंगल ऐसा होता है, ना कि ऐसा। जब आप स्ट्रिप्स काटोगे तो वो ऐसा दिखेगा, और इसका एरिया कैसे निकालोगे फिर। तो कायदे से जिन लोगों ने स्ट्रिप्स काट के एरिया निकाला है वो एरिया थोड़ा कम है, क्योंकि उनमें इन छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया, ट्राइंगल नहीं बोलेंगे, ये छोटी छोटी चीजों का एरिया ऐड होना है। तो आई होप बातें क्लियर हो रही सर। ये काम वैलिड है बट थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, थोड़ी कम वैल्यू देगा। तो वो अननोन मैथमेटिशियन ने भी यहां पे सेम काम करा। डन। उसने क्या काम करा, उसने करा कि ये e की पावर x का ग्राफ है, ये x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 1। उसने बहुत सारे 100 200 500 400 800 स्ट्रिप्स काटी और उनके एरिया को ऐड किया। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये महीनों का काम है। मैं 5 मिनट में बता रहा हूं आप लोगों को। स्ट्रिप्स काटी, ऐड किया, एरिया सम आया, और उसने इक्विवेलेंट मतलब अप्रोक्सीमेट जो एरिया निकला उसका, वो निकला 1.7 यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी उसकी अप्रोक्सीमेट एरिया इतना आया, ठीक है। अब उसने एक चीज एकदम से नहीं आई, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को। ये कहानियां सुना दी जाती है कि न्यूटन बैठे थे, सेब गिरा था, सारा ग्रेविटेशन क्लियर हो गया उनको। ऐसा नहीं होता है, सालों की मेहनत होती है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर उसने कई टाइम लगा के एक बात नोटिस करी। क्या नोटिस करा, उसने बोला यार ई की वैल्यू 2.7181 समथिंग होती है। डन है। और मैं ई की पावर यहां देखो 0 से 1 तक कर रहा हूं, है ना। उसने बोला कि ये मैं ई, ये है, मैं 1 माइनस कर दूं तो वो 2.7181 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.7181। ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है जो मेरे एरिया के जैसी ही दिख रही है। उसका दिमाग चकराया तो, लेकिन कंफर्म नहीं था। उसको ऐसा लगा कि यार ये
वो भी हो सकता है, इत्तेफाक भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसने इस चीज को, इस कड़ी को जोड़ते हुए उसने एक बात और सोची। उसने बोला 0 से 1 तक जा रहा हूं, ये e की पावर 1 है, ठीक है। इंक लीक कर रही है आई थिंक, ठीक है। ये e की पावर 1 है और ये 1 एक्चुअली में e की पावर 0 है। e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, 1 वाली लाइन और 0 वाली लाइन के बीच का एरिया निकाल रहे हैं। तो उसने ये बात बोली e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 अप्रोक्सीमेट 1.7181 आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात बैठ भी रही है, क्योंकि उसका ये एरिया थोड़ा कम है, ये एरिया इससे थोड़ा ज्यादा है। तो वो इस सोच में पड़ा हुआ था कि शायद ये वही एरिया तो नहीं है जो एग्जैक्ट है, जो मेरे से थोड़ा सा मिस हो रहा है वो यही है। ऐसा उसको वहम हुआ। उसने इस पे रिसर्च शुरू करी। अब उसने एक बात सोचा कि यार एक बात बताओ, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात? e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x हो रहा है। आप लोग एक बात सोचेंगे कि सर आप एरिया अंडर द कर्व बता रहे हो, इंटीग्रेशन बता रहे हो, ये एरिया के मसले के बाद इंटीग्रेशन हुई होगी। नहीं, इंटीग्रेशन पहले हो गई थी। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत ज़माने से चलती आ रही है, इंटीग्रेशन उसके बाद आई है। एरिया का मसला के वजह से डेफिनेट इंटीग्रेशन आई, वरना इनडेफिनेट तो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि डिफरेंशिएशन आ गया था, उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का रिश्ता एरिया से है, वो बाद में आया। अब वो कैसे आया वो बताता हूं। एक बच्चा और ज्वाइन कर रहा है, एक सेकंड। ठीक है बच्चों, अब एरिया का रिश्ता कैसे हुआ? उसने क्या सोचा कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और मैं दो रीजन के बीच में काम कर रहा हूं, 0 और 1 के। तो उसने e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 रखा और वैल्यू आ गई। वहम था, कंफर्म करने के लिए उसने एक और एक्सपेरिमेंट मारा दूसरे फंक्शन पे। क्या किया? उसने बोला कि सर नहीं, मुझे क्यों सर बोलेगा। उसने सोचा कि मैं साइन पे ये काम करके देखता हूँ, साइन एक्स, ठीक है। कई लोगों को साइन एक्स का ग्राफ नहीं पता होगा, आपको थोड़ी पुरानी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। उसने एक काम किया, ये साइन का ग्राफ है, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ, ये 0, साइन 0 0, साइन 90, साइन 90 कितना 1, ठीक है। एंड साइन, यहाँ पे 90 लिखना है मुझे, पाई बाय 2, और यहाँ पे पाई, दिस इज 1, ठीक है। तो उसने एक कोशिश करी कि मैं क्या करता हूँ, मैं एरिया निकालता हूँ इसका, बस इसका, ठीक है। साइन का एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 टू पाई, उसने ये एरिया निकालने की कोशिश करी, ठीक। अब जब एरिया निकाला गया तो उसने अगेन सेम काम करना शुरू किया, स्ट्रिप्स काटी, स्ट्रिप्स काटी, स्ट्रिप्स काटी, ठीक है। करोड़ों करोड़ों तो नहीं, इतने तो पॉसिबल नहीं है, बट उसने 100 से ज़्यादा स्ट्रिप्स काटी और उसने उसका एरिया निकालना। एक बच्चा और आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी बच्चों। ठीक है, आ गया। तो ये ग्राफ किसका है? साइन एक्स का है, ठीक। अब उसने जब ये एरिया निकालने शुरू करे वापस से स्ट्रिप्स काट के, तो उसका मैनुअल वे में जो एरिया आया दैट इज 1.999 समथिंग, अप्रोक्स मतलब इक्विवेलेंट टू 1.9999 समथिंग। अब उसको इस बात का वहम हुआ कि मेरा ये एरिया जो स्ट्रिप्स काट के मैंने निकाली है वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि अगेन वो जो स्ट्रिप्स है वो रेक्टेंगुलर है, उसके ऊपर की जो चोंच है वो एरिया तो इससे निकलेगा ही नहीं, तो जो अप्रोक्सीमेट उसका एरिया आ रहा है इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। डन है।
अब उसने अपना पुराना वो वहम क्लियर करने की कोशिश करी, वापस सेम काम किया। क्या कि मैं साइन का इंटीग्रेशन कर दूं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। हाँ, कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, और x की वैल्यू मेरी 0 से पाए जाना है वहां पे e की पावर x 1, e की पावर x 0, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, मतलब बाद का वैल्यू पहले, इसका बाद में। तो मतलब मैं, ये हुआ इंटीग्रेशन, मैं डाल रहा हूं माइनस कॉस पाए, उसके बाद माइनस कॉस 0, माइनस कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 इज 1, कॉस पाई इज -1, मतलब ये वैल्यू हो गई माइनस ऑफ -1 माइनस, अब ये हो गया प्लस कॉस 0। डन है। कॉस 0 क्या होता है? अगेन 1, तो माइनस ऑफ -1 प्लस 1, ये हो गया +1 प्लस 1, और वैल्यू हो गई 2। उसकी खोपड़ी झन्ना गई देख के कि ये एरिया जो मेरा इतने मैनुअल तरीके से आ रहा है, और जो एक्चुअली में थोड़ी कम है, वो उस बात को भी जानता है, और इससे उससे थोड़ी हल्की अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है, मतलब ये एग्जैक्ट एरिया निकाल के दे रहा है। तो उसने एक बात वहां समझी कि इंटीग्रेशन और एरिया का कोई आपस में रिश्ता है, जिसमें मैं इंटीग्रेट कर दूं किसी फंक्शन को, और उसमें x की बाद जो x का जो एक लाइन है वो बाद की वैल्यू डालूं, फिर माइनस करूं पहली वैल्यू डाल के, तो मुझे एक्चुअल में एग्जैक्ट एरिया मिल रहा है। उसने ये बात देखी, और उसने इस बात को बताया कि, इसको मिटा देते हैं, क्या बताया उसने? उसने इस बात को बताया कि अगर कोई फंक्शन है f(x) और x is equal to a and x is equal to b, और x axis and x axis, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 रीजन से बाउंड होने वाला एरिया निकालना है। उसने इस बात को कहा कि एरिया बाउंडेड बाय f of x, comma x is equal to a, comma x is equal to b, and x axis is given by इंटीग्रेशन ऑफ f of x। इससे मुझे कोई इंटीग्रेशन आ गया, और उसमें मैं पहले डालूंगा b, बाद वाली b a, ये एरिया है। लेकिन आप लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता है, तो इसका मतलब क्या है उसकी बात बताता हूं। ये एरिया हुआ, लेकिन सर आपने इस भाषा में तो हमें बताया ही नहीं है। उसने एक फॉर्म दी, अपनी डेफिनेशन दी कि उसको हम ये लिख सकते हैं, लेकिन ये वही है, लिखने जा रहा हूं कि f ऑफ x का कोई इंटीग्रेशन होगा, मान लो g ऑफ x, ठीक है, उसमें मैं पहले डालूंगा b और फिर डालूंगा a। सर आपने फिर ऐसी कोई अजीब सी चीज लिख दी, ये भी नहीं बताया था उस साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि कोई फंक्शन gx उसका इंटीग्रेशन होगा, और उसमें मैं पहले डालूंगा b, फिर माइनस करूंगा, और फिर मैं डालूंगा a, और यही एरिया होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे gx और fx को अगर हम डिफाइन कर दें कि अगर मैं gx का डिफरेंशिएशन करूंगा तो fx आएगा, ठीक है, वेयर
जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही होगी। किसी का इंटीग्रेशन करें, जी एक्स मिला, जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करें, एफ ऑफ एक्स मिलेगा, तो बात सही लिखी है। तो उसने इस बात को कह डाला, ये बात कह के, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से ये चलन शुरू हुआ कि इंटीग्रेशन का और एरिया का एक रिश्ता है। पहले नहीं थे, जब dy बाई डी एक्स पहले से चल रहा है, dy बाई डी एक्स से उसका इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन ओनली, तो वो भी आ गया था मार्केट में। लेकिन इंटीग्रेशन का डेफिनेट के साथ रिश्ता है, ये इस अननोन मैथमेटिशियन स्ट्रगलर जो मैथमेटिशियन है उसने ये बात बताई। उसके बाद फिर फैशन में आ गया कि हमें इंटीग्रेशन पढ़ना ही है डेफिनेट के लिए, क्योंकि ऐसे तो इंटीग्रेशन का कोई यूज ही नहीं है ना, हम तो उसका इनवर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन यूज क्या है, यूज एरिया के लिए है। एरिया के अलावा और कोई कुछ खास अभी तक जो आप लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इतनी पढ़ी है वो सब इसी के लिए ही पढ़ा है, क्योंकि इंडेफिनिट में प्लस सी आ रहा है, सी क्या है वगैरह, कोई फायदा नहीं है उसका। यही इस्तेमाल करोगे। यहां इंटीग्रेशन कहां इस्तेमाल हो रही है, ये फंक्शन ऑफ एक्स, कोई भी जालिम आदमी हो सकता है, इस जालिम आदमी को सुधारेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन इंडेफिनिट ही तरीके से तुम्हें करनी है। लास्ट में लिमिट्स पुट कर देनी है। दिस इज लोअर लिमिट, लोअर बाउंड भी बोलते हैं इसको, दिस इज अपर लिमिट, इसको अपर बाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये लिमिट पुट कर दे रहे हो, ये डेफिनेट हो जा रहा है। लिमिट पुट नहीं कर रहे थे, सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहे थे, वो इनडेफिनेट थी। इनडेफिनेट सीखा ही गया है डेफिनेट को सॉल्व करने के लिए। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। चले आगे चले। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को एक डाउट ज़रूर होना चाहिए था जो आप लोगों को नहीं हुआ, मुझे हुआ पढ़ाते पढ़ाते अचानक अभी, तो सोचा उस बात के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बात बताओ सर, आपने एक बात कही कि एक फंक्शन है, मान लो एफ एक्स का, ठीक है। सर आपने एक लाइन बनाई एट एक्स इज इक्वल टू ए, आपने एक लाइन बनाई एट एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये एक एरिया है। आई होप थोड़ी सी बातें कट रही होंगी, तो इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है ऊपर जो मैंने बनाई है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। दिस लाइन इज x इज इक्वल टू ए, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू बी, ठीक है। इससे बाउंडेड एरिया सर आपने कहा कि ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिमिट a टू b विच इज इक्वल टू g ऑफ x, g ऑफ b माइनस g ऑफ a, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं g ऑफ x b से a where g डैश x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। सर आपने इतनी बात कह दी, ठीक है, मान गए, ओके। क्या होगा अगर एफ एक्स इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं हुआ, बीच में ये ग्राफ टूट गया, तो ये एरिया सही नहीं होगा। समझ पा रहे होगे? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपने एक चीज पढ़ी है कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस भी होता है। डिसकॉन्टिन्यूअस का ग्राफ कुछ ये ऊपर मान लो टूट गया, वेकेंट होल, और नीचे मान लो जुड़ गया, और यहां पे वो नीचे चला गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया।
और यहां से ये फर्दर कुछ ऐसे गया। डन। इफ fx is discontinuous at x is equal to some c, किसी c पॉइंट पे वो फंक्शन टूट गया। बहुत सारे ऐसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हमने पढ़े हैं, याद होगा, सिग्नम, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं। अभी वो उसका एक सवाल करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो सर इस पर्टिकुलर केस पे एट x इज इक्वल टू c फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, और हमने निकालना था एट x इज इक्वल टू a एंड एट x इज इक्वल टू b के बीच का ग्राफ एरिया। मान लो ये है, ठीक है। एरिया निकालना एक्चुअल में ये है, एरिया अंडर द कर्व क्या हो गया, ये प्लस ये। डन है। और जो इंसान ये फॉर्मूला लगाएगा उसने ये एरिया निकाल दिया, ना कि ये। अगर फंक्शन टूटा बीच में और आपने ये फॉर्मूला लगाया, असली में एरिया ये निकालना था, आप ज्यादा एरिया निकाल के बैठे हैं। ये एरिया माइनस करना पड़ेगा या ये एरिया और ये एरिया प्लस करना पड़ेगा, ये काम करने पड़ेंगे, है ना भाई। माइनस करेंगे एक अननोन, फिर यहाँ लाएंगे और ऊपर तो बाउंडेड ही नहीं है, तो वो खेल खराब हो जाएगा। हमें एडिशन करने की ही जरूरत पड़ेगी। तो सर कहने का मतलब ये है, इसका मतलब सर आपका मतलब ये है कि हम एक काम ये कर सकते हैं कि f ऑफ x इंटीग्रेशन a टू c, मतलब c भी नहीं, c नेगेटिव, थोड़ा सा लिमिट्स याद होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट तो याद होगा, a से c नेगेटिव, a से c से जस्ट कम का बाउंडेड एरिया प्लस f ऑफ x c से जस्ट पॉजिटिव से लेके b तक का एरिया। सर आप ये कह रहे हैं कि ये बात सही है? यस, ये बात सही है। सर आपने c नेगेटिव c पॉजिटिव लिया और c का क्या हुआ? भाई आप लोगों ने एक बात तो पढ़ी होगी ना कि एक लाइन का कोई एरिया नहीं होता, तो बस लाइन को एक्सक्लूड कर दिया, लाइन से उधर का एरिया, लाइन से इधर का एरिया, दोनों को सम कर दिया, आ गई वैल्यू। डन। तो कहने का मतलब है सर, अगर हम यहाँ पे ये डेफिनेशन यूज करें तो ये होगा g ऑफ x, नहीं, g ऑफ c नेगेटिव माइनस g ऑफ a प्लस g ऑफ b माइनस g ऑफ c पॉजिटिव। सर कहने का मतलब यही है कि एरिया यही होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस बच्चों, यही होगा। नोटिस करो, अगर ये जो, अगर c पॉजिटिव और c नेगेटिव अगर बराबर होंगे, बराबर कब होंगे? जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। याद करो, LHL इज इक्वल टू RHL, तभी वो कॉन्टिन्यूअस होता था। अगर बराबर होंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस होंगे, कॉन्टिन्यूअस हुए तो ये एरिया आएगा। सर अगर c नेगेटिव और c पॉजिटिव बराबर हुए तो ये कट जाएंगे और इसका आंसर g ऑफ b माइनस g ऑफ a रह जाएगा, और ये कॉन्टिन्यूअस का ही एरिया है। धन्यवाद, तारीफ की जरूरत नहीं। समझ गए? डिसकॉन्टिन्यूअस अगर कोई फंक्शन है तो उसका क्रिटिकल, एक सेकेंड दोबारा बोल देता हूं, समझ गए? डिसकॉन्टिन्यूअस अगर कोई फंक्शन है तो पहले उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे जहां पे वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, और उसके अकॉर्डिंग नया डायग्राम बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा
इंटीग्रेशन में ऑल्टरेशंस करने की रिक्वायरमेंट है। आई होप बातें क्लियर हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, चिल्ला चिल्ला के थोड़ा गला दुखने लगता है तो पानी की रिक्वायरमेंट तो पड़ती ही है, जल ही जीवन है। चलो, तो कुछ छोटी मोटी बातों को और जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक बात आप लिख सकते हैं कि अगर a से b f ऑफ x गिवन है और किसी ने इसके मान लो a और b को स्वैप कर दिया, कि उसने यहाँ a लिख दिया और यहाँ b लिख दिया, तो क्या होगा? एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? g ऑफ b माइनस जी ऑफ a। इसका मतलब क्या हो जाएगा? g ऑफ a माइनस जी ऑफ b। मतलब ये माइनस टाइम्स है। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, किसी ने उसको ये लिख दिया तो माइनस लगाने की रिक्वायरमेंट है। डन। नंबर 2 कि इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x, और यहाँ पे कोई k कांस्टेंट है, k इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है भाई, dx याद रखना, dx लगा नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलो लगा दिया। ठीक है, तो k बाहर आ जाएगा और हम उसको ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो आप लोगों ने इंडेफिनिट में पढ़ा था, वो रूल कांस्टेंट के साथ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं कई लोग b a और यहाँ पे f ऑफ x है, कोई इसका वेरिएबल भी बदल देता है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। f ऑफ y dy a से b बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। f ऑफ k डी के a से b बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे y और k कुछ डमी वेरिएबल्स हैं। हियर x y k आर डमी वेरिएबल्स। ठीक है, ऑल आर सेम। डन। और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको, एक सवाल दिखाता हूं जिससे आप बोलोगे कि हाँ सर, आपके कहने और करने में बात एक ही है, फर्क नहीं है। एक सवाल से आप लोगों को चीजें, पिक्चर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आइए, मान लो एक सवाल आया कि इंटीग्रेट x, नहीं GIF दे देते हैं, चलो, इंटीग्रेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 5। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? ये तो सर डिसकंटिन्यूअस वाला ग्राफ याद है कि ये एट x इज इक्वल टू ऑल द इंटीजर्स ये ग्राफ टूटता है, याद होगा। नहीं है तो रिवाइज करो पुराने की चीजें, हर चीज यहाँ नहीं पढ़ाई जा सकती, हम इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक बात याद होगी, ये 0 से लेके 0.99999 तक 0 ही वैल्यू देता था, 1 से लेके 1.99999 तक 1 ही वैल्यू देता था, याद होगा। तो मतलब सर मैं इसको तोड़ सकता हूं 0 से लेके 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू तक ये वैल्यू 0 देता था, प्लस 1 से लेके 2 तक, 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू तक ये 1 वैल्यू देता था, प्लस 2 से 3 से थोड़ी छोटी तक ये 2 वैल्यू देता था, प्लस 3 से 4 से छोटी वैल्यू तक ये 3 वैल्यू देता था, प्लस 4 से 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू तक ये 4 वैल्यू देता था। इसका मतलब सर ये है,
और आओ इसको ज़रा सॉल्व करें। ज़ीरो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज नहीं बताऊंगा अभी। देखिए 0 का इंटीग्रेशन 0 निकल लिया, ठीक है। नेक्स्ट 1 का इंटीग्रेशन सर x लिमिट डाल रहे हैं 2 से 1 प्लस 2 का 2x लिमिट डाल रहे हैं 3 से 2, 3 का 3x लिमिट डाल रहे हैं 4 और 3, 4 का 4x लिमिट डाल रहे हैं 5 से 4। डन है। आइए थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। सर ये बना 2 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 20 माइनस 16। डन है। इसको सॉल्व किया 1 2 3 4, वैल्यू क्या आ गई? 1 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10। सर 10। सर ये क्या है? एरिया है। यस ये एरिया है, यूनिट स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। डन। ये एक एरिया, ये तो पहली अप्रोच है। अप्रोच 1, ये यूजिंग द मेथड ऑफ द अननोन स्ट्रगलर मैथमेटिशियन। ये उसकी अप्रोच है जो उसने बात कह दी। सर मैनुअली देखें अगर इसको तो क्या सेम आएगी? आओ अप्रोच, अप्रोचिंग, अप्रोच 1, अप्रोच 2। क्या कह रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 5, ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। जीरो से 1 से छोटी वैल्यू तक 0 ही देगा। एट x इज इक्वल टू 0 टू 1 नेगेटिव तक y इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर 1 हो गई x तो y भी 1 हो जाता है, देखो, और यहां तक चलेगा, ठीक है। जिसको GIF की डेफिनेशन नहीं पता उसको, उसके लिए ग्राफ सरदर्द से कम नहीं है, ठीक है। तो जिसको नहीं आ रहा है इसका ग्राफ समझ, वो पहले जाइए GIF के बारे में पता करके आइए, ठीक है। इसके बाद फर्दर एट x इज इक्वल टू 2 y विल बी 2, और ये होगा, जल्दी जल्दी अब बना देते हैं, ठीक है। वन टू थ्री फोर, एक और लास्ट, ठीक है। कई लोग ये मत बोल देना सर आपने 5 तक क्यों नहीं लिया, 5 से छोटी तक क्यों? भैया एक लाइन का कोई एरिया नहीं होता, 5 तक नहीं लिया, 5 नेगेटिव तक तो लिया ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलो तो सर कहने का मतलब है उसने इसका जो एरिया आया, और यहां से देखा जाए तो ये एरिया, भाई ये तो कोई एरिया होता ही नहीं है, लाइन का कोई एरिया नहीं होता। सर ये एरिया, सर ये एरिया, सर ये एरिया, आपने जो यहां एरिया निकाला वो इसी के बराबर होने चाहिए। ये सारा शेडेड, चेक करो, ये हाइट 1 है, आओ लो लो, 1 0 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। ये कितना है? 1। ये कितना है? 1। इसका एरिया कितना हो गया? 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एक डब्बे का एरिया। अब मान लो मैं इस डब्बे को तोड़ दूं तो सारे आइडेंटिकल डब्बे ही हैं। एक का 1 स्क्वायर यूनिट है तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। एक का 1 स्क्वायर यूनिट है, मतलब इसका एरिया भी सर
10 स्क्वायर यूनिट है। तो यहां से जो बात आ रही है और यहां से जो बात आ रही है दोनों सेम है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आई होप बातें क्लियर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लगा दो, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये सीबीएसई का है जो देने जा रहे हैं। 3 to 5 x² dx, जरा इसका आंसर साथ पढ़ रहे हैं तो बोल दीजिए, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिए। बताइए इसका आंसर, बताओ क्या है। 98/3 स्क्वायर यूनिट। सही है अद्वैत? बाकी बता दो। आद्या किया सॉल्व? प्रद्युम कर लिया? 98/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए तो बातें क्लियर हैं। इससे बनने वाला जो ग्राफ होगा वो एक पैराबोला होगा, ये बात की भी नॉलेज आपको होगी। सोचो एक पैराबोला का एरिया अंडर द ग्राफ मैन्युअली निकालने में कितनी जान निकल जाती है, और हमने यहाँ पे कितनी खूबसूरती से इस डेफिनेशन को यूज़ करके हम लोगों ने आंसर तक पहुँच गए हैं। इसके बाद हर वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जिसका ग्राफ कुछ कर्व होता है, उनका एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय 2 पैरेलल लाइंस एंड एक्स एक्सिस, इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मेक श्योर कर लेना वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हो गई होगी, पहचानना आना चाहिए। पहचान गए तो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने आने चाहिए, कहाँ पे फंक्शन टूट रहा है, कहाँ पे हमारे लिमिट्स ब्रेक करेंगे। आई होप बातें क्लियर हो गई। x इज इक्वल टू 0 से a तक का किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। आप इसको, और अगर फंक्शन f ऑफ a माइनस एक्स कर दें तो ये और ये दोनों बराबर ही चीज़ देंगे। इसको हम एक फॉर्मूला से, एक एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए आज लास्ट टॉपिक यही रखते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स मान लो 1 से 3। ठीक है, डन है। अब इसको ज़रा चेक करो, अगर मैं आई एम सॉरी 0 से 3। ठीक है, आप इसका डायरेक्टली आंसर निकाल लो। पहले डायरेक्टली क्या होगा, दिस विल बी x³/3 लिमिट 3 0 1/3 हम बाहर निकाल सकते हैं, x³ लिमिट 3 0 1/3 इधर, यहाँ आ गया 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ये आ गया 27/3 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब इसको चेक करो, ये बात अगर अप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 3। डन है, इसको थोड़ा खोल लो, ये क्या बना। आप लोग बोल सकते हो कि सर ये आप जो काम कर रहे हो ये लेंदी काम है, लेकिन लेंदी काम कहीं के लिए बहुत शॉर्ट है, उसके लिए पढ़ा रहे हैं अभी। ये वेरिफिकेशन लेंदी है, इट्स ओके। क्या बना 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x होल का dx इंटीग्रेशन 0 to 3। डन है, इन सब का इंटीग्रेशन मार देते हैं, कितना आएगा 9x प्लस x³/3 माइनस ऑफ 6x स्क्वायर। डन है, इन सब पे लगेगा लिमिट। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं, एक बार क्या पहली बार ही बता रहा हूं, क्या कह रहा है। ओ सॉरी माय बैड। ठीक है, हाँ ठीक है, 6x²/2 इससे कट गया। डन है अब मेरा कहना ये है
कि यहाँ पे कई लोग बहुत गलतियां करते हैं, तो बेबी स्टेप्स लिया करिए। बेबी स्टेप्स मतलब थोड़े थोड़े स्टेप्स, एक बार करोगे प्लस माइनस की गलती कर दोगे। ऐसे चीज़ों में प्लस माइनस की गलती ढेर सारी होती है लोगों की, टीचर्स से भी होती है। तो मैं तक बेबी स्टेप्स लेता हूँ, तो आप भी लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 9 टाइम्स 3 माइनस 0 प्लस 1/3, ठीक है। 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से चलेगा। ये क्या बना, 27 प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 27/3, 9, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, माइनस का 27, ठीक है। इससे कट गया, बचा क्या, 9। चेक कर लो, वैल्यू सेम आ रही है, हेंस वेरीफाइड। ये और ये दोनों बातें सेम है। तो जब कहीं ये लिखा हो, हम उसको ये बात लिख सकते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। टिल देन, बाय।